शुरुआत के सीन में हमें एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई जाती है जिसे तेज बारिश के दौरान जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसके पति ग्रेग को बताता है कि डिलीवरी के वक्त उसकी पत्नी की मौत हो गई। डॉक्टर ये भी बताता है कि उनका बच्चा एल्बिनिज्म नाम की एक जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुआ है जिसमें शरीर का रंग बहुत हल्का होता है। इसके बाद ग्रेग को बच्चे को दिखाया जाता है जहाँ बच्चे का ब्रेन वेव टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही ग्रेग उस बिल्कुल सफेद रंग के बच्चे को देखता है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और बच्चे को अपना मानने से मना कर देता है। फिर कहानी सीधे 20 साल बाद पर चली जाती है जहां शेरिफ डग और उसकी टीम एक फार्म हाउस में एक बुजुर्ग आदमी की हाल ही में हुई मौत की जांच कर रहे होते हैं। जांच के बाद उन्हें लगता है कि उस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उन्हें शक होता है कि शायद वह एल्बिनो था। घर की तलाशी के दौरान उन्हें जमीन के नीचे बना एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहां उन्हें एक लड़का छुपा हुआ मिलता है। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसे बाहर आने के लिए मनाया जाए। अंधेरे कोने में छुपा हुआ वह लड़का जेसी के समझाने पर धीरे धीरे बाहर रोशनी में आता है। जैसे ही वह सामने आता है उसकी चमकदार सफेद त्वचा साफ नजर आती है। उसका असली नाम जेरेमी रीड होता है, लेकिन उसकी बहुत उजली त्वचा की वजह से लोग उसे पाउडर कहकर बुलाते हैं। यह भी सामने आता है कि पाउडर कभी भी घर से बाहर नहीं गया था, तो फिर उसे यह नाम किसने दिया। यह बात थोड़ी अजीब लगती है। कुछ देर बाद जेसी पाउडर से पूछती है कि जब उसके दादा की मौत हुई थी तब उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में वह बेचारगी से बताता है कि उसके दादा ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे नुकसान हो सकता है। अगर कोई उसे देख ले तो उसे कहीं ले जाया जा सकता था। इसी डर से वह हमेशा लोगों से दूर ही रहा। पढ़ाई के लिए उसने खुद ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली थी और वहां रखी सारी किताबें याद कर ली थीं। पाउडर का कहना होता है कि वह अपनी हर किताब का एक एक पैराग्राफ सुना सकता है। यह सुनकर जेसी एक मुश्किल किताब उठाती है जो आमतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है और उससे एक खास पेज नंबर का पैराग्राफ सुनाने को कहती है। जेसी हैरान रह जाती है जब पाउडर बिना किसी गलती के उस पेज का पहला पैराग्राफ सुना देता है। इसके बाद पाउडर जेसी के साथ बेसमेंट से बाहर आता है और जेसी उसे एक बॉयज होम ले जाती है क्योंकि अब वह सरकार की देखरेख में होता है। वहां पहुंचते ही बाकी लड़के पाउडर को हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके जैसा कोई इंसान नहीं देखा होता। उसी रात जब पाउडर हॉस्टल में खाना खा रहा होता है तभी कुछ बदमाश लड़कों का एक ग्रुप उसके पास आता है। उनका लीडर जॉन पाउडर से कहता है कि वह अपनी नाक पर चम्मच रखे, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सीन होता है। पाउडर जॉन के हाथ से चम्मच ले लेता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। वह चम्मच को टेबल पर सीधा खड़ा कर देता है और बिना किसी मेहनत के बाकी चम्मचों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यह देखकर वहां मौजूद सारे लड़के हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि पाउडर कोई अजीब सा इंसान है या फिर शायद उसने अपनी किसी किताब में मैग्नेट के बारे में पढ़ रखा होगा। दूसरी तरफ काम से लौटकर डग घर आता है और दरवाजे पर उसे उसका बेटा स्टीव मिलता है। दोनों के रिश्ते में तनाव साफ दिखता है क्योंकि वे एक दूसरे के पास से बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव अपनी बीमार माँ एम्मा को देखने आया है जो कैंसर की वजह से बिस्तर पर ही रहती है। घर की देखभाल करने वाली महिला डग को बताती है कि बेटे को देखकर एम्मा को इतनी राहत और सुकून मिला है जितना किसी दवा से भी नहीं मिल पाया। कुछ दिनों बाद पाउडर हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और फिजिक्स की क्लास अटेंड करता है। क्लास के दौरान प्रोफेसर रिप्ले जैकब्स लैडर नाम की एक मशीन दिखाते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। जैसे ही मशीन चालू होती है पाउडर को अजीब सा लगने लगता है और वह कांपने लगता है। अचानक मशीन ओवरलोड हो जाती है और बिजली का जोरदार झटका सीधे पाउडर की छाती में लगता है। इस झटके से पाउडर हवा में ऊपर उड़ जाता है जिसे देखकर क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। आखिरकार वह कुर्सी उठाकर मशीन को तोड़ देता है, तब जाकर वह हंगामा खत्म होता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स डर के मारे क्लासरूम से बाहर भाग जाते हैं जबकि पाउडर जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। सबको लगता है कि कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। तभी डोनाल्ड उसके पास जाता है और उसके शरीर को छूता है। हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही वह उसे छूता है प्रोफेसर को एक अजीब सा एहसास होता है। उसके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं और वह किसी अलग ही हालत में चला जाता है। अगले सीन में पाउडर को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है जहां डोनाल्ड डॉक्टर को पूरा हादसा समझाता है, लेकिन डॉक्टर उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इतनी जोर की इलेक्ट्रिक शॉक आमतौर पर बच्चे को मार देती या कम से कम उसके शरीर पर जले के निशान छोड़ देती। डोनाल्ड डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि पाउडर के शरीर में लगातार एक प्रोसेस चलती रहती है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और यही वजह है कि उसके शरीर पर बाल नहीं है। जैसे ही दोनों यह डिस्कशन कर रहे होते हैं एक नर्स बीच में आ जाती है और बताती है कि पाउडर अस्पताल से भाग गया है। लगता है उसने मौका पाते ही खिड़की से कूदकर भाग लिया। इसी बीच पाउडर कहीं अकेले चलते हुए दिखाई देता है। पाउडर सड़क पर चलते हुए अपने एक क्लासमेट लिंडसे से मिलता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं जबकि एक जिज्ञासु पड़ोसी उन्हें देख रहा होता है। पाउडर उस पड़ोसी की तरफ देखता है और लिंडसे से कहता है कि वह उनके अंदर के ख्याल सुन सकता है, लेकिन लिंडसे सोचती है कि शायद पाउडर केवल इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हॉलुसिनेशन देख रहा है। इसके बाद पाउडर अपनी यात्रा जारी रखता है और अपने दादा दादी के घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे डग और उसके सहकर्मी डंकन पकड़ लेते हैं और कार में बैठने के लिए कहते हैं। फिर वे उसे वापस ले जाते हैं। पाउडर को स्कूल ले जाया जाता है और उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है ताकि उसके असाधारण बुद्धि के बारे में चर्चा
की जा सके। प्रिंसिपल खुद उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसके IQ टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। पता चलता है कि पाउडर का IQ 300 से भी ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान से भी कहीं ज्यादा है। प्रिंसिपल बताते हैं कि वह एक बिल्कुल यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत है, लेकिन पाउडर को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे घर वापस जाने दिया जाए। दुर्भाग्य से जेसी उसे बताती है कि अब वह घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब पाउडर का घर बैंक के नाम हो चुका है। अगले सीन में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को डग और डंकन के साथ जंगल में कैंपिंग पर ले जाया जाता है। उस शाम जब स्टूडेंट्स बोनफायर के पास जमा होते हैं, पाउडर अकेले बैठा रहता है। यह देख डग उसके पास आता है और दोनों की बातचीत शुरू होती है। पाउडर बताता है कि वह अपने अंदर तूफान को महसूस कर सकता है। वह कहता है कि जब वह बिजली देखता है तो उसे उसके प्रति किसी तरह का मैग्नेटिक खिंचाव महसूस होता है, और जब वह गरज सुनता है तो वह डर के मारे अपने पैंट गंदे कर देता है। पाउडर को अपनी दादी बताती हैं कि ये सब भगवान की मर्जी है। हालांकि वह इसमें विश्वास नहीं करता। वह यह भी बताता है कि उसकी मां गर्भ में उसके साथ होने के दौरान बिजली की चपेट में आ गई थी और यही उसकी खास कंडीशन का कारण लगता है। अगली सुबह पाउडर जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी कुछ बदमाश लड़के जॉन और मिच उसके पास आते हैं। बिना किसी वजह के जॉन अपनी बंदूक पाउडर की तरफ उठाता है और कहता है कि वह उसे यहीं मार सकता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, दूर से एक गोली की आवाज आती है जो सबका ध्यान हटा देती है। वे सब आवाज की तरफ भागते हैं और पाते हैं कि डंकन ने एक हिरण को गोली मार दी है। पाउडर इस नजारे से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि वह हिरण के दर्द और डर को महसूस कर सकता है। ये सब बिजली से क्या लेना देना है, लोग सोचते हैं, लेकिन पाउडर अब और नहीं सह सकता। वह अपनी एक हाथ से डंकन की कलाई पकड़ता है और दूसरा हाथ हिरण की गर्दन पर रख देता है। हैरानी की बात यह होती है कि पाउडर हिरण के दर्द और डर की संवेदनाओं को डंकन में ट्रांसफर कर देता है, जिससे डंकन जोर जोर से झटके खाने लगता है। जैसे जैसे असर बढ़ता है, जॉन पाउडर की तरफ अपनी बंदूक उठाता है और मांग करता है कि वह डंकन को छोड़ दे, लेकिन हमारा हीरो बस उसे आंख में देखकर घूरता है और डंकन को सताना जारी रखता है। गुस्से में जॉन ट्रिगर दबा देता है, लेकिन मिच बीच में आ जाता है और तुरंत अपनी बंदूक उठाकर पाउडर की जान बचा लेता है। इन सब घटनाओं के बाद पाउडर को फिर से जेसी के पास ले जाया जाता है। जेसी उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। वह सच में पाउडर की सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित होती है, लेकिन पाउडर उसकी सारी सवालों की अनदेखी करता है और सिर्फ इतना कहता है कि वह घर वापस जाना चाहता है। जेसी उसे बार बार रोकती रहती है, लेकिन पाउडर गुस्सा हो जाता है और अनजाने में अपनी शक्तियां छोड़ देता है। इससे कमरे के सारे गिलास और लाइट्स टूट जाते हैं। फिर वह आत्मविश्वास से वहां से चला जाता है और कहता है कि जेसी उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। इसी बीच डग घर लौटता है और फैमिली डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे उसकी पत्नी की बिगड़ती हालत और दर्द के बारे में अपडेट देते हैं। हालांकि डग नहीं समझ पाता कि वह इतनी तकलीफ में भी क्यों जकड़ी रहती है, लेकिन उसे लगता है कि इसका कोई कारण जरूर होगा। डॉक्टर उसे बताता है कि वह कभी डग कारण नहीं जान पाता, क्योंकि उसकी पत्नी पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अगले दिन पाउडर अकेले डाइनिंग रूम में बैठा होता है, तभी डोनाल्ड उसके पास आता है। प्रोफेसर बताता है कि जब उसने पहले क्लास में पाउडर को छुआ था तो उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की थी। वह कहता है कि यह ऊर्जा बहुत ही ताकतवर थी और उसे फिर से जवान जैसा महसूस कराया। वह आइंस्टीन के थ्योरी के बारे में भी बात करता है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो वह असंभव जैसी चीजें कर सकता है। शायद पाउडर सच में ऐसा कर सकता है और यही उसकी अविश्वसनीय शक्तियों का कारण समझ में आता है। डोनाल्ड फिर पाउडर से दोस्ती करने की इच्छा व्यक्त करता है ताकि वह उसके बारे में और जान सके। शुरुआत में पाउडर थोड़ा डरता है, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है। दूसरी तरफ डग डंकन के घर जाता है और देखता है कि उसने अपने घर से सारे बंदूकें हटा दी हैं, जबकि वह शिकार का बड़ा शौकीन है। जब डग इसका कारण पूछता है तो डंकन भावुक हो जाता है और बताता है कि उसे पाउडर ने हिरण का दर्द ट्रांसफर किया था और उसने वह अनुभव झेला था। वह बताता है कि यह अनुभव उसके लिए बेहद तकलीफदेह था, जैसे कि वह खुद मौत के कगार पर हो। डंकन स्वीकार करता है कि इस घटना से वह इतना आहत हो गया था कि अब वह बंदूक उठाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सब सुनकर डग को एहसास होता है कि पाउडर के पास असाधारण शक्तियां हैं। इससे उसे एक आइडिया आता है। वह पाउडर की मदद लेने का निर्णय करता है ताकि वह अपनी टर्मिनली बीमार पत्नी से बात कर सके। थोड़ी देर बाद डग पाउडर को अपने घर लाता है और उसे अपनी बीमार पत्नी एम्मा से मिलवाता है। पाउडर धीरे धीरे उसकी माथे को छूता और पाउडर उसकी दिमाग में घुसकर उसकी सोच डग तक पहुंचाता है। अपनी टेलीपैथिक कनेक्शन के जरिए डग को पता चलता है कि उसकी पत्नी जिंदगी पकड़कर इसलिए रख रही है क्योंकि वह अपनी शादी की अंगूठी पहने बिना और अपने दूर दूर के बेटे स्टीव के साथ सुलह किए बिना नहीं मरना चाहती। वह डग को स्टीव के बचपन की एक प्यारी याद भी याद दिलाती है, जब वे दोनों बर्फ में खेल रहे थे और उसने अपनी शादी की अंगूठी खो दी थी। यह सुनकर डग को याद आता है कि जैसे स्टीव हर रोज स्कूल से घर आता था और स्टीव हर रोज बर्फ में ढूंढता रहा ताकि अपनी माँ की शादी की अंगूठी पा सके। फिर एम्मा बताती हैं कि स्टीव
स्टीव ने अंगूठी पहले ही ढूंढ ली थी और वह अब तक उनके नाइट स्टैंड पर रखी हुई थी। यह सच जानकर डग भावनाओं से भर जाता है और प्यार से अंगूठी अपनी पत्नी की उंगली में डाल देता है। पाउडर फिर अपनी दूसरी हाथ से डग की कलाई छूता और उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनने में मदद करता है। भावनाओं से अभिभूत डग रो पड़ता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है और उसे भरोसा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अंतिम पलों में एम्मा आखिरी बार अपनी आंखें खोलती हैं और फिर शांति से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टीव वहां पहुंचता है और डग तुरंत उसे गले लगा लेता है। दोनों आखिरकार अपनी पुरानी खटपट को भुलाकर मेल मिलाप कर लेते हैं। सालों बाद यह सब पाउडर की वजह से संभव हुआ। इसके बाद सीन बदलकर काउंटी फेयर में आता है, जहां पाउडर लिंडसे से मिलता है। ऐसा लगता है कि वही एक लड़की है जो उसे अलग तरह से नहीं देखती। थोड़ी बातचीत के बाद पाउडर अचानक लिंडसे के हाथ छूता है और उन्हें सुनने में मदद करता है कि पाउडर और लिंडसे एक दूसरे के हाथ छूकर अपने अंदर के ख्याल सुनते हैं। लिंडसे को पता चलता है कि पाउडर के पिता ने उसे उसके एल्बिनिज्म की वजह से छोड़ दिया था। बुरा लगने पर लिंडसे उसे सांत्वना देती है और भरोसा दिलाती है कि उसका चेहरा दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा है। फिर अचानक वह उसे चूम लेती है, जिससे पास खड़े लोग ध्यान देने लगते हैं। लेकिन अफसोस, लिंडसे के पिता भी यह देख लेते हैं। वह पाउडर के पास आता है, उसे अपमानित करता है और मारने की धमकी देता है। खुशी की बात यह है कि फेयर में मौजूद जेसी समय रहते बीच में आ जाती है और जेसी पाउडर की तरफ से माफी मांगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाद में दिल टूटे पाउडर हॉस्टल लौटता है और अपने सामान को इकट्ठा करता है ताकि वह फिर से अपने फार्म लौट सके। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, वह कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते सुनता है। जिज्ञासा में वह कोर्ट की तरफ जाता है और पाता है कि वहां जॉन और उसका गैंग खेल रहा है। पाउडर का उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह निकलने की कोशिश करता है। लेकिन बदमाश जॉन उसके रास्ते में आ जाता है और उसका हैट ले लेता है। फिर जॉन पाउडर को चुनौती देता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हैट वापस ले। हमारा हीरो यही आसानी से कर सकता है, लेकिन इसके बजाय पाउडर जॉन के दिमाग में जाता है और उसके दर्दनाक अतीत को उजागर करता है। पता चलता है कि जॉन के ससुर ने उसके देहाती पिता की पुरानी टोपी छीन ली थी और उसी तरह का अपमान उसे झेलना पड़ा था जैसा वह अब पाउडर पर कर रहा है। दुर्भाग्य से इससे जॉन और भी गुस्से में आ जाता है और वह कार्रवाई करने का फैसला करता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जॉन जबरदस्ती पाउडर को बाहर खींच लेता है। वह उस गरीब लड़के को अपमानित करता है, उसे नंगा कर देता है और कीचड़ में धकेल देता है। वह कीचड़ में पाउडर का बेजान शरीर और पानी का इस्तेमाल करके उसके फीके रंग को और भी हाईलाइट करता है। अब और अपमान सहन न कर पाकर पाउडर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है जो गोलाकार में फैलता है और सारे बदमाशों को दूर तक उड़ा देता है। इस क्षण सभी अपनी संगति वापस पा लेते हैं सिवाय जॉन के। चिंतित मिच उसकी जांच करता है और पाता है कि उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। वह वास्तव में मृत्यु के कगार पर है। अपने की पर पछताते हुए पाउडर तुरंत कार्रवाई में लग जाता है। बदमाश को सीपीआर देना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों की मदद से पाउडर सीपीआर करता है और शुक्र है कि यह सफल होता है। जॉन फिर से जीवित हो जाता है। यह देखकर सारे बदमाश, खासकर मिच, बहुत प्रभावित होते हैं। मिच पाउडर की मदद करने का फैसला करता है और उसे चुपके से एक गाड़ी में बैठाने में मदद करता है जो उसके दादा के फार्म की तरफ जा रही होती है। इस तरह पाउडर बिना किसी और परेशानी के बच निकलता है। दुर्भाग्य से जब पाउडर घर पहुंचता है तो पाता है कि उसका सारा सामान बैंक ने जब्त कर लिया है। थोड़ी देर बाद जेसी उसके पास आती है, उसे सांत्वना देती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसे एक बेहतर जगह ढूंढ कर देंगी जहां वह रह सके। जेसी उसे बताती है कि अब पाउडर को एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां उसे समझा और स्वीकार किया जाएगा जैसा अब तक नहीं हुआ। डोनाल्ड भी उनके साथ जुड़ जाता है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, वे डग और डंकन से बाहर मिलते हैं। जेसी डग से मदद की गुहार लगाती है और उसे पाउडर को जाने देने के लिए कहती है। आश्चर्य की बात यह है कि डग मान जाता है। आखिरकार पाउडर ने उसे उसके लंबे समय से खोए हुए बेटे के साथ मेल मिलाप करने में मदद की थी। उसी समय अचानक तूफान छा जाता है और पाउडर खेत की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, सब उसके पीछे पीछे। अचानक एक बिजली का तड़का उसे सीधा छूता है और पूरी तरह से तेज रोशनी में ढक देता है। फिल्म का अंत तब होता है जब बादल एक आखिरी जोरदार बिजली गिराते हैं। एक जोरदार गरज के साथ फिल्म खत्म होती है जो बताती है कि पाउडर ने फिर से अपने आप को साबित कर दिया है, यानी कि वह अब असली हीरोज की तरह आकाश तक पहुंच गया है।